हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल आज फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पे बातचीत करने, डिस्कशन करने। और मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लाइक किया और उसे शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी किया मेरे चैनल को। और आशा करता हूँ आगे भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है दिमागी बुखार, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मेनिंजाइटिस या एंकेफेलाइटिस कहते हैं। हमारा दिमाग होता है, उसके ऊपर 3 तरीके की झिल्ली होती हैं जिनको मेनिंजियल लेयर्स कहते हैं। अब इन्फेक्शन 2 प्रकार का लग सकता है दिमाग में, या तो दिमाग की इन झिल्लियों का इन्फेक्शन हो जिसको ऊपरी हिस्से में होता है, या फिर दिमाग के अंदर भीतर एकदम इन्फेक्शन पहुंच जाए। तो इसलिए इन दोनों इन्फेक्शंस के नाम अलग-अलग हैं। अगर ये झिल्लियों में इन्फेक्शन होता है जो कि दिमाग की कवरिंग्स होती हैं उसका इन्फेक्शन लगता है तो इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। और अगर दिमाग के सब्सटेंस के अंदर जिसको पैरेन्काइमा हम लोग कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको एंकेफेलाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस 2 तरीके का होता है, या तो एक्यूट होता है या क्रोनिक होता है। एक्यूट का मतलब ये होता है कि एकदम से जब इन्फेक्शन हुआ और तुरंत उसने अपने सिम्टम्स मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिए हों, तुरंत से इंसान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाए, तो इसको कहते हैं एक्यूट। और क्रोनिक क्या होता है कि धीरे धीरे इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग हो रहा है, सिम्टम्स उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं, कभी कभी हल्के सिम्टम्स आ रहे हैं जो एकदम से बहुत तेज़ी नहीं दिखाते हैं, और बहुत इंसान की तबीयत उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, मगर हल्का हल्का सिम्टम्स रहते हैं, और वो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा अगर उसको खिंच जाता है तो उसको कहते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। तो क्रोनिक इन्फेक्शन क्यों होता है? क्रोनिक इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इसे कॉज करता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता है और मल्टीप्लाई नहीं करता है, और अपना पस जो है इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं करता है। उसको उस चीज़ को करने के लिए 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। इस ऑर्गेनिज्म से ये इन्फेक्शन होते हैं तो इसमें होते हैं वो सबसे पहले तो बैक्टीरियल हैं, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होगा तो उस वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। फिर है दूसरा जो आजकल बहुत चल रहा है, वायरस। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी मेनिंजाइटिस होती है। तीसरा है ट्यूबरकुलर ट्यूबरकुलर टीबी टीबी जो बहुत कॉमन है इंडिया में, तो उस वजह से भी दिमागी बुखार होता है। फिर आता है पैरासिटिक, और दूसरा आता है फिर फंगस। फंगस की वजह से भी मेनिंजाइटिस और एंकेफेलाइटिस दोनों ही होती हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं जिससे ये पता चले कि दिमागी बुखार हो रहा है। तो अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस की, तो मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं कि इसमें सिर दर्द होता है, हेडेक बहुत कॉमन है, और बुखार भी आता है, फीवर। और तीसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसमें उल्टियाँ आना और चक्कर आना। एक्यूट मेनिंजाइटिस में हेडेक, फीवर और नोजिया वोमिटिंग कॉमन होता है। और दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक मेनिंजाइटिस में मैंने जैसा कहा था कि सिम्टम्स जो हैं धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो एकदम से बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होगा, हेडेक होगा, हल्का हल्का हेडेक होगा, और उतना ज़्यादा उल्टियाँ ये नहीं होती हैं। फिर आते हैं एंकेफेलाइटिस पे। एंकेफेलाइटिस जो कि ब्रेन के सब्सटेंस का इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों इसमें हेडेक भी होगा, फीवर भी होगा, और नोजिया वोमिटिंग ये सब भी होता है। मगर और क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन कि मेनिंजाइटिस है या एंकेफेलाइटिस है, तो उसमें एडिशनल चीज़ें ये होती हैं क्योंकि ये ब्रेन के सब्सटेंस का इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसमें दौरे भी आ सकते हैं। इसमें एक हाथ एक पैर पे ज़्यादा सुनपन या पैरालिसिस का अटैक ये भी हो सकता है, कि एक हाथ हल्का हो जाना या कमज़ोर पड़ जाना। और तीसरी चीज़ जो कि है, इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। जैसे मरीज़ एकदम से आएगा और उसको घर वाले कहेंगे कि ये बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। और जब हम लोग पूछते हैं कि क्या बुखार हुआ था, क्या उल्टियाँ आई थी, क्या दौरे आए थे, तो मोस्टली ये हिस्ट्री हमें पॉजिटिव मिलती है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इसे एंकेफेलाइटिस हो। इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि एज भी रिस्क फैक्टर है, कि बच्चों में भी मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन होता है। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, कि बच्चों में जो भी वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, वो नियम से लगे। वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन होती है, बाद में ये सब भी कॉज होते हैं मेनिंजाइटिस के और एंकेफेलाइटिस के, तो इससे ये सब बचे रहें। तो इसलिए वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है ये इन्फेक्शन कॉज होने का।
दूसरा है कि यंग एडल्ट्स, यंग जैसे टीनेजर्स होते हैं जो 20 to 30 इयर्स ऑफ एज होते हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं फॉर मेनिंजाइटिस एंड एनकेफ्लाइटिस, स्पेशली उनमें एनकेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। हॉस्टल्स में रहते हैं यंगस्टर्स जो हैं, पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ इलाकों में जाते हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। और थर्ड रिस्क फैक्टर क्या है? थर्ड रिस्क फैक्टर है इनप्रॉपर हाइजीन। अगर आप प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन कहीं भी बॉडी में लग सकता है और ऐसे ही दिमाग में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो हमारे सोर्सेस इसमें है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वही सबसे कॉमन कॉज हैं इसको ब्रेन में तक पहुंचाने के लिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत नज़ला की बीमारी है, नज़ला की बीमारी है, बहुत कॉमन है, मैं तो कई सालों से होता है। तो ऐसा नहीं है कि कई सालों से होता है तो फिर आपको धीरे धीरे उसका इलाज जो है वो पूरा करना चाहिए और इसको पालना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बीमारी क्या है दिमाग तक पहुंच सकती है। इसको साइनोसाइटिस जिससे बहुत कॉमन है साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस से क्या होता है कि यहाँ और यहाँ के जो साइनसेस होते हैं वो सब में इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ की जो हड्डियां हैं वो गलने लगती हैं और धीरे धीरे ये सिर में पहुंच जाता है और इन्फेक्शन ब्रेन में तक पहुंच जाता है और मेनिंजाइटिस होने का कारण होता है। तो इसको कहते हैं कंटिगुअस स्प्रेड, मतलब यहाँ के एरिया से आपका ऊपर जा रहा है। फिर होता है हिमेटोजिनस स्प्रेड। हिमेटोजिनस स्प्रेड का मतलब ये होता है कि खून के दौरान के थ्रू जा रहा है इन्फेक्शन, कि कहीं और बॉडी में इन्फेक्शन हो वो खून में चला गया, खून से फिर दिमाग में पहुंच गया। और तीसरा होता है डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई जैसे न्यूरो सर्जरी कहीं किसी में कोई ऑपरेशन किया गया हो तो कभी कभी न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। वो रेयर है मगर हो जाते हैं। और फिर कभी ट्रॉमा, ट्रॉमा के केसेस में भी जैसे किसी को चोट लगी है तो अगर उनका हेड इंजरी हुई है तो उसमें फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अल्कोहल टेकिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स को है, HIV है, हेपेटाइटिस है, तो इन सब भी कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ हो तो उसमें भी ये सब बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टिगेशन जनरली ब्लड टेस्ट होते हैं, MRI भी करा सकते हैं और हो सकता है कि रीढ़ की नस से पानी की जांच भी कराई जाए। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि बेहोशी हो सकती है, जान का खतरा रहता है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, ब्रेन एब्सेस भी हो सकता है। ब्रेन एब्सेस का मतलब क्या हुआ कि ब्रेन के अंदर पस का कलेक्शन हो जाना, तो उसको ब्रेन एब्सेस कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन है, ये भी हो सकता है। और बार बार दौरे आ सकते हैं जिसकी वजह से जान का खतरा और बढ़ सकता है। दोस्तों अब हम आते हैं क्रोनिक मेनिंजाइटिस में। जैसा कि मैंने कहा था, क्रोनिक मेनिंजाइटिस के मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक ट्यूबरकुलर और एक फंगल। तो अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो उसमें सूजन हो जाती है दिमाग में जिसकी वजह से आदमी बेहोश होने लगता है। कॉम्प्लिकेशन में सिर में पानी जमने लगता है तो उसमें जनरली ऑपरेशन करना पड़ सकता है जिसको शंट सर्जरी कहते हैं। तो अगर उसकी ज़रूरत होती है तो आपको उसको तुरंत कराना चाहिए, क्योंकि अगर सिर में पानी रुकने लगेगा तो जो सिर का प्रेशर है वो बढ़ता है, उसकी वजह से बार बार उल्टियाँ हो सकती हैं और आंखों की रोशनी भी जा सकती है और जान का खतरा भी रहता है। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं जल्दी सर्जरी करवा के। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन मेनिंजाइटिस एंड एनकेफ्लाइटिस, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं और कैसे ये फैलता है ब्रेन में। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा और जो मैंने इसमें बातें करी हैं वो आपको ज्ञान आपका बढ़ाएंगी और मदद करेंगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है और आपको अगर पता चलता है कि ये उसको सिम्टम्स हैं तो आप उसको हेल्प कर पाएँ और उसको डॉक्टर के पास शीघ्र ले जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।